दोस्तों कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है, जब अंधेरा छा जाता है, तो साया भी आपका साथ छोड़ देता है। आज की तारीख में क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसे यह समझ में आ चुका है कि अब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी का बुरा समय सामने खड़ा है। और क्या इसीलिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने इशारों इशारों में नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला तंज कस दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। दोस्तों, राहुल गांधी ने बीते कुछ दिनों से लगातार मोर्चा खोल ही रखा है और राहुल तो अब खुलेआम भविष्यवाणी कर रहे हैं। उनकी तमाम भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं और अब उन्होंने ये भविष्यवाणी भी कर दी है कि मोदी जी बहुत ज्यादा दिनों तक कुर्सी पर नहीं रहेंगे, झोला उठाने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बगावत कर दी और इन सब के दरमियान सबसे बड़ी खबर तो यही है कि भाजपा में एक तरफ जहां बगावती सुर मजबूत हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ संघ भी अब भाजपा को डोज देने में लगा हुआ है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और विश्लेषण इस बात का कि क्या ये वाली कहावत भी अब चरितार्थ हो रही है कि जब कोई जहाज डूबता है तो चूहे उस जहाज से सबसे पहले कूद जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रिज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर भी रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं। कल की तारीख में गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, और उसी दिन संघ प्रमुख सर संघ चालक यानी कि मोहन भागवत, उन्होंने नागपुर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ा बम फोड़ दिया और यह बम सीधे तौर पर फोड़ा देश के प्रधानमंत्री के सर पर। जी हां, मोदी जी के सर पर। क्या कहा उन्होंने? चूंकि वो वीडियो क्लिप आप सब जानते हैं, आजकल तमाम सरकारी तंत्र हो या फिर कि आरएसएस के कार्यक्रम हो, उन वीडियो क्लिप के कॉपीराइट्स होते हैं एएनआई के पास, तो हम वो वीडियो क्लिप आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन दो खबरें और दोनों खबरों में ही बारी बारी से आप जरा हेडलाइंस देखिए। जी हां, पहली खबर आपके स्क्रीन पर प्रिंट की, जिसमें मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि भाई भारत का समय तो आ गया है लेकिन तैयारियां नहीं पूरी हो पाई, तैयारियों में कमी है। बड़ा अफसोस है, 12 साल बीत गए। विश्व गुरु शब्द का जुमला गढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसी का बहाना बनाकर अब सीधे तौर पर मोहन भागवत वो मोदी जी पर ही तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई समय तो आ गया था ठीक ठाक, विश्व गुरु हम बन जाते, लेकिन मोदी जी सही से तैयारी नहीं कर पाए। दूसरी तरफ इतने पर ही नहीं रुके मोहन भागवत, एक खबर और देखिए, दुखती रग छेड़ी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जो ताकतवर होता है दुनिया उसकी बात सुनती है। जाहिर सी बात है, आजकल जिस तरीके से भारत अमेरिका की बात सुनने पर मजबूर है। अब ना जाने क्यों मजबूर है, क्या सिर्फ इसलिए मजबूर है कि अमेरिका ताकतवर है, इस वजह से हमें सुनना पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो अमेरिका डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे तब भी ताकतवर था। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब भी ताकतवर था। उसके बावजूद भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हम न्यूक्लियर पावर बने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब भी अमेरिका ताकतवर था, उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका ताकतवर इतना है कि मोदी जी को झुकना पड़ रहा है, देश की अस्मिता गिरवी रखनी पड़ रही है। जो कह रहा है अमेरिका वही करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब संघ ने ये दोनों बयान यूं ही नहीं दिए और संघ कभी भी यूं ही कुछ नहीं बोलता है, लेकिन
इसका विश्लेषण करें उससे पहले जरा तमिलनाडु की भी बात और पंजाब की भी बात। अन्नामलाई आते हैं, खूब मान मनोबल होता है, लेकिन उसके बावजूद वो नितिन नवीन से मिलते हैं, अपना 5 पन्नों का इस्तीफा उनको सौंप देते हैं। अमित शाह से मुलाकात होती है, बीएल संतोष से मुलाकात होती है और फिर वो लौट जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं, चेन्नई पहुंचते हैं, तमिलनाडु पहुंचते हैं, तो बड़ा खतरनाक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये सोचना पड़ रहा था कि मैं भाजपाई हूं या फिर तमिलवासी हूं। जाहिर सी बात है, उन्हें यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा था कि अगर मैं भाजपा में ही रह गया तो मैं तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह कहना बहुत बड़ी बात है अन्नामलाई का। के अन्नामलाई एक पुलिस अफसर, एक आईपीएस अफसर, नौकरी छोड़ी, आए, चुनाव भी लड़े, हारे चुनाव, वो बात अलग है, लेकिन इस बार तमिलनाडु में जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो के अन्नामलाई को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया। और मजे की बात, के अन्नामलाई के साथ आज भी आरएसएस खड़ा है। आरएसएस खुलकर के अन्नामलाई के लिए बैटिंग कर रहा था। आरएसएस आज की तारीख में भी के अन्नामलाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार है तमिलनाडु में। आरएसएस का रुख बड़ा साफ है कि अगर के अन्नामलाई अपनी किसी भी राजनीतिक मूवमेंट की या राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु में, जो उन्होंने कर दी, तो उसके समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहेगा। उसे भारतीय जनता पार्टी की परवाह नहीं है तमिलनाडु के लिए। क्यों नहीं है, इतनी हिम्मत कैसे आ गई संघ में, यह भी अभी समझेंगे। लेकिन उससे पहले पंजाब वाली खबर, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। 7 राज्यसभा सांसद तो छीन करके ले गए आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का बड़ा बखान मैंने कई बार किया है, आज मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी छीना था, वो भी गए थे भाजपा में। आज की तारीख में वो अलग थलग महसूस हो रहे हैं पंजाब के भीतर। और रवनीत बिट्टू, जिनको मकर द्वार पर राहुल गांधी ने गद्दार कहा था, उन्हें भी राज्यसभा में अब रिपीट नहीं करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब का धड़ा है, उसके भीतर भी असंतोष पनप रहा है। आलम यह है कि अमरिंदर सिंह खुलकर के राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। कैप्टन वो राहुल की तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी से खुद को बीजेपी में पड़े पड़े अलग थलग महसूस कर रहे हैं। इस तरीके के वो बयान दे रहे हैं। अब दोस्तों जरा ये समझिए कि ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है। धुआं उठ रहा है तो आग कहीं तो लगी होगी। शुरुआत जरूर राहुल गांधी ने करी। राहुल गांधी ने जरूर कहा कि भाई बहुत हो गया। पहले एक बंद कमरे की मीटिंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में बोला, कांग्रेस के नेताओं से उन्होंने कहा कि मोदी जी की जो सरकार है वो 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। उसके बाद अब उन्होंने खुलेआम मन से कह दिया कि मोदी जी 1 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और मुझे जानकारी कौन दे रहा है, तो मोदी जी के ही टॉप अफसरान दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि शाह साहब के लाडले यानी कि ज्ञानेश कुमार, उनके मैसेजेस आ रहे हैं राहुल के पास। और राहुल के बारे में एक बात हर कोई जानता है कि वो बड़बोले नहीं है, वो झूठ नहीं बोलते। और जितनी भी भविष्यवाणियां उन्होंने करी हैं, चाहे कोरोना काल को लेकर की हो, चाहे जीएसटी को लेकर की हो, चाहे देश की खराब होती अर्थव्यवस्था को लेकर की हो, सारी भविष्यवाणियां उनकी सटीक साबित हुई हैं। अब तो उन्होंने कह ही दिया है कि आर्थिक सुनामी आ रही है और मोदी जी झेल नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आकर के खड़ी हो गई है और सिस्टम हिल रहा है। तमाम अधिकारी डरे हुए हैं। यानी कि जब जहाज डूबता है तो चूहे कूद करके भागते हैं और भागते हैं तो विकल्प तलाशते हैं। यानी कि वो अधिकारी जिनको लग रहा है कि अब ये सिस्टम मोदी जी का ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, वो तमाम लोग अब कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये तो चले जाएंगे गुजरात, लेकिन हमको तो यहीं रहना है ना। तो वो तमाम लोग जाकर के निश्चित तौर पर कांग्रेस से संपर्क में होंगे और कह रहे होंगे कांग्रेस से कि देखिए साहब, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमसे कुछ नहीं कहिएगा, हमें कोई सजा मत दीजिएगा। वैसे भी राहुल गांधी बार बार बोल चुके हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, जेल भेज देंगे जो लोग वोट चोरी किए हैं। तो उन लोगों का घबराना लाजमी है जब उन्हें दिख रहा है कि जहाज डूब रहा है। अब संघ क्यों कर रहा है ये? बीते काफी समय से कई बार ऐसी खबरें आई कि संघ जो है ना,
वो मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो गया। मैंने हर बार उस खबर का खंडन किया और मैंने कहा कि आज की तारीख में संघ की ये हैसियत नहीं है। संघ इस स्थिति में ही नहीं है कि वो गुजरात लॉबी का मुकाबला कर सके। लेकिन आज की तारीख में क्या संघ इस स्थिति में है? जवाब है, आज की तारीख में संघ का पलड़ा सिर्फ इसलिए भारी हो चला है क्योंकि मोदी जी का पलड़ा हल्का होता जा रहा है। देश जिस तरीके की स्थितियों से गुजर रहा है, जिस तरीके के विरोध के स्वर इस देश की जनता की आवाज में आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का स्वर जनता से आ रहा है विरोध का, जिस तरीके से खुलेआम चौक चौराहों पर, सड़कों पर, चौपालों पर मोदी जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है और यहां तक कि गोदी मीडिया के खिलाफ भी इस देश की जनता जाकर के खड़ी हो गई है, तो अब संघ की स्थिति वहां पर मजबूत हो रही है। अब संघ को पता है कि अब और ज्यादा ये डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, लिहाजा खुद को कैसे बचाया जाए। तो खुद को बचाने का एक ही तरीका है कि अब सरकार से थोड़े बहुत सवाल कर लो। हालांकि ये सब दोगलापन है, सीधे तौर पर मैं आपको कह रहा हूं और बड़े खुलकर ये बात कह रहा हूं, ये दोगलापन है, सरासर दोगलापन है। संघ पर क्या भरोसा किया जा सकता है? क्या मोहन भागवत पर भरोसा किया जा सकता है? जवाब है नहीं। और ये बात कौन कह रहा है जानते हैं आप? वो व्यक्ति आपसे कह रहा है जो व्यक्ति संघ के विद्यालयों में पढ़ा है। वो व्यक्ति कह रहा है जिसका नाम आज भी आप जाकर के विद्या भारती की वेबसाइट पर देखिएगा तो वहां पर पूर्व छात्र के रूप में मेरा नाम आज भी अंकित है। संघ ने मुझे वहां डिस्प्ले कर रखा है विद्या भारती में। लेकिन उसके बावजूद मैं संघ की रग रग से वाकिफ हूं। जब पढ़ाई कर रहा था संघ के विद्यालय में, विद्या भारती में, तब भी इनकी नफरती विचारधारा का असर मेरे ऊपर नहीं हुआ। तब भी मैं वहां पर अपने शिक्षकों से भिड़ जाया करता था जब कोई उल्टी सीधी बात हुआ करती थी। लिहाजा इस बात को समझिए और गांठ बात करके रख लीजिए कि मोदी जी 9 जून की तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि बस यार जैसे तैसे अब रिकॉर्ड तोड़ दूं नेहरू जी का। एक पूरा रिकॉर्ड तो अब तोड़ना मेरे बूते के बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। मैं नेहरू जी का रिकॉर्ड सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहने का नहीं तोड़ पाऊंगा। लिहाजा 1952 में जो पहला चुनाव हुआ वहां से लेकर जब तक जीवित थे नेहरू जी, वो रिकॉर्ड मैं 9 जून को तोड़ दूंगा। तो 9 जून को रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मुझे एक सेफ पैसेज दे दो और मैं देश का जितना बंटाधार होना था हो गया। अब कोई और आके मेरी कुर्सी पर बैठे, मेरी ही पार्टी का, वो बंटाधार कर ले। मैं पिंड छुड़ाना चाह रहा हूं। मोदी जी आज की तारीख में इसी मोड में है और यही वजह है कि अब संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। अगर स्थिति मजबूत होती, आज की तारीख में भी गुजरात लॉबी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अगर वो डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो चुके होते तो संघ या सरसंघ चालक मोहन भागवत इस तरीके की बातें नहीं कर रहे होते। वो चुपचाप बैठे होते, आराम से अपनी जो सिक्योरिटी उनको आलीशान मिली हुई है उसका मजा तो वो ले ही रहे हैं, वही ले रहे होते। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।